सो गुड आफ्टरनून गाइस। और आज हम पढ़ेंगे। देखो, इसके पहले मैंने पढ़ा दिया था आपको रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमन वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के बारे में आपको पूरा बता दिया था। क्या है, एक बार और रिवीजन कर लेते। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या बोलता है? मल्टीपल रीजन ऑफ ओरिजिन। जो हमारा ओरिजिन हुआ है ह्यूमन का, वो मल्टीपल रीजन से हुआ। जैसे कि एशिया में भी हुआ है, अफ्रीका में भी हुआ है और यूरोप में भी हुआ। तो एक साथ मल्टीपल रीजन में ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, वो बोलता है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल क्या बोलता है कि एक ही जगह से ही ह्यूमन का डेवलपमेंट इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो पूरे वर्ल्ड में फैला है। फॉर एग्जांपल, रिप्लेसमेंट मॉडल बोलता है कि ईमो एक जगह है इथोपिया में, वहाँ से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ वहाँ से पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन फैला हुआ है। ठीक है। देखो, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, रिप्लेसमेंट मॉडल है। रिप्लेसमेंट मॉडल क्या बोलता है कि एक ईमो ओमोक जगह इथोपिया में, वहाँ से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है और वहाँ से पूरा वर्ल्ड में ह्यूमन फैला हुआ है। ठीक है। इसका एविडेंस कैसे मिलता है? हमारा जेनेटिक और एनाटॉमिकल जो होमोजेनिटी जो है ह्यूमन बींग का, वो सेम है। ठीक है। और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या बोलता है? रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल बोलता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि जब प्री एग्जिस्टिंग टाइम में, मतलब पुराने ज़माने में, जो होमो इरेक्टस थे और होमो हैंडलबर्जेंसिस थे। होमो हैंडलबर्जेंसिस लोग थे, वो अलग अलग थे। इसलिए आज भी जो इवोल्यूशन है वो अलग अलग हुआ है। ठीक है। तो ये दो थियरी आपको बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस। उसके बाद आओ अर्ली ह्यूमन वे ऑफ ऑफरिंग फूड। कैसे अर्ली ह्यूमन लोग ऑप्टेन करते थे फूड। ठीक है। तो देखो, अर्ली ह्यूमन कैसे ऑप्टेन करेंगे फूड? गैदरिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, स्कैवेंजिंग करेंगे और फिशिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर अब गैदरिंग वगैरह ये सब करते थे। और हम लोग को इसमें जो रिसेंट ईयर में हम आर्कियोलॉजिस्ट ने हंटिंग को स्टडी किया है और इसमें पता लगाया है कि जो हंटिंग था प्रोबेबली कब स्टार्ट हुआ था? तो 5 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था। 5 लाख साल ईयर पहले स्टार्ट हुआ था हंटिंग। वो भी हम लोग को दो साइड से पाया जाता है, बॉक्स ग्रूव इन सदर्न इंग्लैंड और सोनिंजन इन जर्मनी। ये दोनों साइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद फिर एक और है प्लान्ड। प्लान तरीके से, प्लान करके, मतलब प्लानिंग बना के हंटिंग किया गया है। तो एविडेंस ऑफ प्लान, प्लान करके हंटिंग किया गया, ऐसा एविडेंस कहाँ मिलता है? सीजेक रिपब्लिक में, सेज रिपब्लिक में मिलता है, जिसका नाम है डोलनी वेस्टोनाइस। डोलनी वेस्टोनाइस जो जेक रिपब्लिक में है, जेक रिपब्लिक में है डोलनी वेस्टोनाइस। वहाँ पे हम लोग को मिला है प्लान हंटिंग। प्लान हंटिंग, हंटिंग किया गया लेकिन प्लान करके। ठीक है। ये साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जितना याद रखना आपको। उसके बाद फिर आओ अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्री टू। अब देखो, अर्ली ह्यूमन, पहले ह्यूमन ट्री में रहता था। अब ट्री से निकल के आएगा कहाँ पे? केव में रहेगा और ओपन एयर साइट में रहेगा, मतलब फील्ड में रहेगा। ठीक है। तो ट्री से निकल के केव में और ओपन एयर साइट में रहेगा, तो वो हम लोग को देखना है। ठीक है। तो इसमें हम लोग को साइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट, तो साइट जैसे कि जब ट्री में रहेगा इंसान, तो कोई हैंड एक्स तो बनाएगा नहीं, कोई टूल्स तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ट्री में रहेगा तो टूल्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो ज़मीन पे आएगा, केव में रहना चालू करेगा, तब वो टूल्स बनाएगा, क्योंकि हंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो इसी तरीके से, तो एक डायग्राम दिया है, देखो यहाँ पे। ये वाला डायग्राम, पहले ह्यूमन ट्री में रहता था। उसका फिर जैसे ही ट्री से नीचे आया, तो उसको कटिंग की जरूरत पड़ी, ब्रेकिंग की जरूरत पड़ी, फीडिंग की जरूरत पड़ी, च्यूइंग की जरूरत पड़ी। ये सब जरूरत पड़ी उसको। उसको फिर इससे
क्या हुआ, ये सब स्कैवेंजर बन गया, ये स्कैवेंजर बन के ये सब फिर इनपुट हुआ, इनपुट से ये सब जरूरत पड़ा इंसान को और ऐसे फिर सब बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये है। तो हम लोग को क्या देखना है कि सबसे फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिला था, जहाँ पे हम लोग को फ्लैग टूल्स पाया गया है, हैंडेक्स पाया गया है, फ्लैग टूल्स और हैंडेक्स पाया गया है। वो सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिला था हम लोग, किलोम्बी और ओलोरगेसैली केनिया में। ठीक है, किलोम्बी और ओगोर गेसैली केनिया में मिला था सबसे पहला एविडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब डेट मत याद रखो, 7 लाख से 5 लाख के बीच में, बट ये सब याद रखो, किलोम्बी और ओगोर गेसैली केनिया में, वहाँ पे सबसे पहला हम लोग को हैंड एक्स मिला है, हैंड एक्स और 1000 ऑफ फ्लैग टूल्स मिला है। ठीक है, जिससे पुराने जमाने के लोग मारते थे, हंटिंग करते थे। उसके बाद देखो, ये 7 लाख से 5 लाख के बीच में हम लोग को हैंड एक्स मिला है, ये सब किलोम्बी और ओगोर शैली से। अब देखो, 4 लाख से 1,25,00,000 के बीच में, 4 लाख से 1,25,00,000 के बीच में, ये सब डेट नहीं याद रखना, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। 4 लाख से 1,25,000 के बीच में हम लोग को एक एविडेंस मिला है कि जो मैन लोग थे उन लोग केव और ओपन एयर साइट को यूज़ करना चालू कर दिए थे। देखो ये केव बना दिए, केव इनका केव है, केव बना दिए, उसमें वो रह रहे हैं। तो इसमें क्या क्या मिला, तो फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है लाजारेट केव। ये सब साइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। सदर्न फ्रांस में है क्या, लाजारेट केव, लाजारेट केव। ठीक है, वो 12x4 मीटर का शेल्टर है। ठीक है, केव और बुल्ड केव वॉल। केव के अंदर क्या क्या पाया गया है, 2 हर्ट पाया गया है और एविडेंस ऑफ बहुत फूड सोर्स का एविडेंस भी पाया गया है, जैसे फ्रूट का कुछ हम लोग को मिला हुआ है, वेजिटेबल, सीड, नट, बर्ड एग एंड फ्रेश वाटर फिश, ये सब चीज़ें मिला है। देखो ये सब चीज़ें उसको ज़मीन के अंदर से मिला हुआ है। ठीक है, इसका एविडेंस मिला है, ये सब का रिमेन्स मिला है ये केव के अंदर से। कहाँ, कौन से केव से, लाजारेट केव जो है सदर्न फ्रांस में, वहाँ से मिला है। ठीक है, और ये केव क्या है, फर्स्ट एविडेंस है कि ह्यूमन जो है वो ट्री से उतर के केव बनाना चालू किया, ओपन एयर इस साइट में रहना चालू किया। दूसरा हम लोग को है टेरा अमालाटा, टेरा अमाटा, टेरा अमाटा, ये भी फ्रांस में, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो टेरा अमाटा जो फ्रांस में है, सदर्न फ्रांस में, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी हम लोग को शेल्टर मिला है, जो शॉर्ट टर्म्स का शेल्टर मिला है, सीजनल विजिट, जैसे बारिश के टाइम इन लोग ने बनाया होगा अपना हट, इस टाइप का बनाया होगा शेल्टर, तो उस टाइप का शेल्टर मिला टेरा अमाटा में। ठीक है, दूसरा पीस ऑफ बैग क्ले, क्ले को बैक किया गया, बनाया गया, उसको पकाया गया है। और बर्न बोन, देखो बर्न बोन मतलब क्या है, जैसे हमारे जो पूर्वज होंगे वो एनिमल को हंटिंग किए होंगे, हंटिंग करके उसको पकाए होंगे आग में, तो आग में पकाएंगे तो बोन तो जला होगा, तो वही बर्न बोन मिला हुआ है। तो ये सब हम लोग कहाँ से मिला है, सेजोवांजा केनिया से मिला है और स्वाटक्रांस साउथ अफ्रीका से मिला है। तो ये जो साइट का नाम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेजोवांजा केनिया में और स्वाटक्रान साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, बर्न ब्रोन मिला है, बर्न बोन मिला है और पीस ऑफ बैक क्ले मिला है। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स। अर्ली ह्यूमन टूल्स भी बनाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे अर्ली ह्यूमन है जो टूल्स बनाते थे, उसमें से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्लीस्ट टूल बना बना था, देखो अर्लीस्ट टूल बना था ना, अर्लीस्ट स्टोन टूल बना था, वो कौन बनाया था, अस्ट्रालोफिकेकस, अस्ट्रालोफिथेकस अर्लीस्ट टूल बना था ये। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट अर्लीस्ट स्टोन टूल, ये स्टोन टूल की बात है। देखो स्टोन टूल, अर्लीस्ट स्टोन टूल कौन बना था, अस्ट्रालोफिथेकस, जो हमारे ही
जो होमोनिड जो देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा बताया है। देखो बताया पिछले लेक्चर में ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन थे, होमोनिड्स। होमोनिड्स से होमोनिड्स से निकल के बने थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। और होमो आज हमारा यही हमारा मेन एंचेस्टर है, होमो। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो कहीं लुप्त हो गए। ठीक है, और होमो हमारा एंचेस्टर है। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्ट स्टोन टूल बना था यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, उसके बाद फिर अर्लीस्ट एविडेंस अगर देखा जाए, अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम फ्रॉम द साइट ऑफ इथोपिया एंड द केनिया। इथोपिया और केनिया के साइड से हम लोग को मिलता है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहीं पे रहते थे ना, केनिया इथोपिया के साइड में रहते थे इन लोग, तो वो यहाँ से हम लोग को मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो इन लोग क्या करते थे, इन लोग जो थे, इन लोग, अब हम लोग को ये नहीं पता कि जो टूल बनाता था वो मैन बनाता था क्या वुमेन बनाता था, या दोनों बनाते थे, ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन कोई तो बनाता ही होगा। ठीक है, तो 35 साल ईयर अगो इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक फॉर द किलिंग वॉज एविडेंस फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ न्यू काइंड ऑफ टूल्स। तो जैसे ही टाइम बढ़ता गया तो हम लोग को नया नया टेक्निक इम्प्रूवमेंट, इन लोगों ने खुद टूल बनाने में इम्प्रूवमेंट दिखाया इन लोग ने। ठीक है, टूल बनाने में इम्प्रूवमेंट आया इनके, और वो अलग अलग टाइप के नया नया टाइप के टूल बनाने लगे। अपीयरेंस ऑफ न्यू काइंड ऑफ टूल सच एज स्पीयर थ्रोवर, bow and arrow. The meat thus obtained was probably processed by removing the bones, followed by drying, smoking and storage. Thus food would be restored for later consumption. तो उन लोग क्या करने लगे, मीट को जो है प्रोसेस करने लग गए, बाय रिमूविंग द बोन्स फॉलो बाय ड्राइंग। जैसे मीट में से बोन्स निकाल देते थे, उसको ड्राई करते थे, स्मोकिंग एंड स्टोरेज करते थे उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि फूड कुड बी स्टोर फॉर द लेटर कंजम्पशन। जैसे आज खा लिया, अब कल के लिए भी फूड होना चाहिए, इसके लिए इन लोग ऐसे करते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस है ना इनके अंदर, थोड़ा सा तो वही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देयर वेर अदर चेंजेस, और भी अदर जो चेंजेस आए, सच ए ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल। जो फर बियरिंग एनिमल मतलब जैसे सीप होता है, उसके तो फर रहता है ना, ऊल से हम कपड़ा बनाते हैं। तो लोग जो फर एनिमल होते थे उसको ट्रैप करते थे। क्यों ट्रैप करते थे? क्योंकि उनका फर क्लोथ्स बनता था, उनके फर से क्लोथ बनता था, ठंडी में पहनने के लिए काम आएगा, है ना। फिर इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल्स का इन्वेंशन हो गया था। सिलाई, मतलब सिलाई नहीं, मतलब वो जो सुई होता है ना, सुई से ऐसे सिलते हैं, उस टाइप का कुछ। तो इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल्स हो गया, आ गया था उसका। फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सीविंग क्लोथिंग कम फ्रॉम अबाउट 21 ईयर अगो। तो अर्लीस्ट एविडेंस हम लोग को सीविंग मशीन का मिलता है, सीविंग क्लोथिंग का मिलता है। जो क्लोथ सीव करके बनाया गया था वो एक 21,000 ईयर अगो मिलता है। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे हम लोग को एविडेंस है। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच ब्लेड टेक्निक टू मेक स्मॉल सीजर लाइक टूल्स, इट नाउ पॉसिबल टू ग्रेविंग बोन्स। तो इन लोग ने इंट्रोड्यूस क्या किया, डिसाइड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच, क्या किया, पंच ब्लेड टेक्निक का इंट्रोडक्शन। तो पंच ब्लेड टेक्निक का इंट्रोडक्शन करके स्मॉल सीजर बनाया लाइक टूल्स। तो टू मेक स्मॉल सीजर लाइक टूल्स। ठीक है, तो जैसे देखो ये जो ये है, इस तरीके का स्मॉल स्मॉल बना के इसको फिर अलग अलग टाइप के इन लोग देखो इसको तोड़ रहे, देखो ऐसा करके तोड़ रहे और कुछ नया बना रहे इन लोग। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल सीजर बनाए। क्यों? क्योंकि इट वाज नाउ पॉसिबल टू एंग्रेविंग ऑन बोन्स, एंटलर, आइवरी, वुड। वुड के ऊपर कुछ डिजाइन बना सकते हैं, बोन के ऊपर कुछ डिजाइन बना सकते हैं, इसीलिए इन लोग ने पंच ब्लेड टेक्निक का यूज़ किया है। ठीक है, तो पंच ब्लेड टेक्निक क्या होता है, एक तो छोटा सा कुछ है आपके हाथ में, उससे जो मटेरियल है उसको तोड़ तोड़ के एक, अब इसको देखो ये तोड़ा, फिर इसको तोड़ के इसको और अलग अलग तोड़ के अलग अलग चीज़ें बना रहा है। ये एक बना के क्या कर रहा है, जैसे ये बन गया तो इससे क्या कर रहा है, बोन के अंदर ऐसे होल कर दे रहा है, ऐसे बोन के अंदर होल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पकड़ने के लिए अच्छे से काम आएगा। और इसका देखो पॉइंटेड, इसका पॉइंटेड देखो कैसा है, देखो किसी को मार भी सकते हैं इससे, और इसको अच्छे से, इसको कुछ बांध के इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए ये सब धीरे धीरे टेक्निक आया।
ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसमें देखो बेसिक बेसिक चीज़ पता चल गया, और साइट का नाम इम्पोर्टेंट है। साइट का नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो देखो इसके अंदर तीन बेसिक चीज़ें दिया गया है। पहला होमिनिड, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो जो होमिनिड थे, होमिनिड्स, तो होमिनिड्स पहले कैसे बात करते थे, जेस्चर से बात करते थे, हैंड मूवमेंट से बात करते थे। देखो उनको वो हमारे जैसा बोलने तो आता नहीं था उनको, तो वो जेस्चर से बात करते थे, हाँ, हु, ऐसे करके बात करते थे वो। ठीक है, हैंड मूवमेंट करते थे, कुछ बोलना रहा तो हैंड मूवमेंट करते थे, इधर जा, ऐसे आज भी हम जैसे हैंड मूवमेंट करते हैं ना, दूर रहते तो बोलते ना इधर आ, ऐसे जा, तो उस तरीके से हैंड मूवमेंट करते थे। और इनका जो स्पोकन लैंग्वेज था, स्पोकन लैंग्वेज कैसा था, वोकल तरीके से, प्रीसेट बाय द वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वो बोल नहीं पाते थे, वो सिंगिंग करते थे या हमिंग करते थे, जैसे हु, हा ई, ऐसे करके मतलब बातें करते थे वो। ठीक है, जैसा आज बंदर लोग करते हैं उस तरीके से बात करते थे वो। और फिर द ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगेन विद द कॉल लाइक वन दैट हैव ऑब्जर्व अमंग प्राइमेट्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे ह्यूमन का स्पीच डेवलपमेंट हुआ अगले एक 200 साल 300 साल, अगले 1 लाख साल 2 लाख साल बाद। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग को पता चलता है कि जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ ना, उसी टाइम सेम आर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ था। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ उसी टाइम आर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ, और ये अराउंड 40,000 to 35,000 ईयर अगो डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रट लेना एकदम, ये डायग्राम, ये बाइसन का डायग्राम है। ठीक है, ये कहाँ मिला हम लोग को, अल्टामीरा में मिला है, केव पेंटिंग एट अल्टामीरा। देखो कितना अच्छा केव पेंटिंग बनाया था उन लोग ने, ये बाइसन का है। तो ये स्पेन में है, अल्टामीरा कहाँ है, स्पेन में है, ये स्पेन में है, ये स्पेन में हम लोग को बाइसन का डायग्राम मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो मे भी उन लोग ने इसको हंट किया होगा और इसको बना, इसको मस्त खाए होंगे, तो इसका इन लोग ने डायग्राम ही बना के रखा है कि हम लोग ने इसको हंट किया था, इसको खाया था। मे भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ये अल्टामीरा में मिला, स्पेन में, बस हो गया। उसके बाद भी और भी बहुत से टाइप के पेंटिंग मिला है हम लोग को। देखो 100 ऑफ पेंटिंग मिला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेस्कॉस एंड चौवेट फ्रांस में मिला है, और अल्टामीरा स्पेन में। ठीक है, नाम याद रखना है, साइट का नाम याद रखना है, लेस्कॉस, लेस्कॉस और चौवेट, ये दोनों साइट कहाँ हैं, फ्रांस में। ठीक है, अल्टामीरा कहाँ है, स्पेन में। और बहुत सारे पेंटिंग, किसके किसके पेंटिंग मिले, बाइसन के पेंटिंग मिले हैं, हॉर्स के पेंटिंग मिले, आइबेक्स के पेंटिंग मिले, डियर के पेंटिंग मिले, मैमोथ के पेंटिंग मिले, राइनोस के पेंटिंग मिले, लायन के पेंटिंग मिले, बियर के पेंटिंग मिले, पैंथर के पेंटिंग मिले, हाइनस के पेंटिंग मिले, आउल के पेंटिंग मिले। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग हम लोग को अलग अलग केव में मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये केव का नाम इंपॉर्टेंट, लॉरक्स, लास्कॉस और चौवेट, जो फ्रांस में, अल्टामीरा जो स्पेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब अर्ली एविडेंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, अर्ली एनकाउंटर विद द हंटर गैदरर इन अफ्रीका। द फॉलोइंग इज द अकाउंट बाय द मेंबर ऑफ अफ्रीका पेस्ट्रोल। देखो इसमें एक कहानी दिया हुआ है, एक मेंबर था, अफ्रीकन पेस्ट्रोल ग्रुप का एक मेंबर था। ठीक है, 1870 में इसने कांटेक्ट किया एक ट्राइब से जिसका नाम था, जो कालाहारी डेजर्ट में रहता था ट्राइब, और उसका जो नाम था कुंगसांग, कुंगसांग। ठीक है, कुंगसांग कौन है, ये हंटर गैदरर सोसाइटी है, ट्राइब से, जो कि कालाहारी डेजर्ट में रहती है। और इसके कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम अफ्रीका के जो पेस्ट्रोल ग्रुप थे जो घूमते थे उस टाइम के, वो 1870 में फर्स्ट टाइम उससे कांटेक्ट में आया। किसके कांटेक्ट में, कुंग सांग के कांटेक्ट में। तो जो अफ्रीकन पेस्ट्रोल ग्रुप के लोग हैं ना, उन लोगों ने देखा कि इसको फॉलो किए, कुंग सांग को फॉलो किए, तो उनके विलेज में पहुंच गए, उनके गांव में। तो उनके गांव में देखा कि इनके गांव के लोग इनको देख के डर रहे हैं, तो डर रहे हैं, तो इन्होंने, अफ्रीकन पेस्ट्रोल ग्रुप वाले ने क्या किया, इनके ऊपर रूल करना चालू कर दिया, किनके ऊपर, कुंग सांग के ऊपर।
जो कि काली डेजर्ट में रहते थे। ये सारे लोग इनके ऊपर रूल करना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये सारे पैराग्राफ में यही लिखा है और कुछ काम का पैराग्राफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और स्मॉल हंटर और गैदरर का एग्जांपल है इसमें, हाडसा ग्रुप। ठीक है, हाडसा हाडसा आर स्मॉल ग्रुप ऑफ हंटर एंड गैदरर लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ रिवर यासी। लेक यासी में ये रहते थे, और ये साइड कहाँ पे, तंजानिया में। ठीक है, ये नाम याद रखना, तंजानिया में है ये साइड। ठीक है, और ये खाते क्या थे, तो ये खाते थे एलिफेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमल, एलिफेंट को छोड़ के बाकी सब खाते थे ये हादसा के लोग। ठीक है, ऑल ऑफ दिस एनिमल अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट आर हंटेड एंड ईटन बाय द हादसा। तो कौन कौन से एनिमल है, देखो यहाँ पे सारा एनिमल का नाम दिया है। राइनोसोरस, एलिफेंट, बफेलो, जिराफ, जेब्रा, वाटरबग, गीजल, ये बबून, लायन, लिपर्ड, हाइना, ऑल आर द कॉमन है स्मॉल एनिमल, पोर्पोकाइन, रेयर, जेकल, टोटॉइस, सब खाते थे ये। ठीक है, कौन, हादसा के लोग। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है हादसा कहाँ पे, लेक यासी तंजानिया में है, ये लोग रहते वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ के लोग 80% जो वेजिटेबल खाते थे और 20% मीट वीट खाते थे। ठीक है, अब आओ, अब हम लोग पढ़ेंगे ये हंटर गैदरर सोसाइटी। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन दैट स्टडी ह्यूमन कल्चर इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन कल्चर, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन कल्चर एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजी। हमारा बायोलॉजी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी कैसे हुआ, ये सब का स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद फिर इथनोग्राफी देखो ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है। इथनोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी, मतलब होता है आज के ज़माने का। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है आज के ज़माने का। जो कंटेम्प्रेरी इथनिक ग्रुप है, आज का जो कंटेम्प्रेरी इथनिक ग्रुप है उसका स्टडी। इट इंक्लूड द एग्जामिनेशन द मोड ऑफ लिविंग वुड, कैसे लिव करते हैं आज के लोग, टेक्नोलॉजी, जेंडर रोल क्या है, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कस्टम क्या है, वो सब स्टडी करना है, उसका बोलते हैं इथनोग्राफी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये आपका चैप्टर ख़त्म। और आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करेंगे, राइटिंग एंड सिटी लाइफ मेसोपोटामिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग। उसके पहले आपको ये वाला जो पेज है, ये जो मैं आपको पेज बताया हूँ, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, मेसोपोटामिया पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।